ये सब देखते हुए रशिया को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपना रातों रात ही 5 बजे हर जगह, हर मिलिट्री बेस और हर रनवे पे एयर कब्जा नहीं, वहाँ पर अटैक कर दिया। उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम लोग आप लोग जंग में उतरिए और हम आपकी सजाएं माफ़ कर देंगे। जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको भी माफ़ कर दिया गया था। इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन की थी, उस टाइम पे वहाँ से कोई एडवाइजरी नहीं आई कि हमें निकलना चाहिए। यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही थी। यूनिवर्सिटी कह रही थी यहाँ पर सब कुछ सेफ है, सब कुछ सेफ है। और तब भी कह रही जब स्ट्राइक हो चुकी है कि एम्बेसी ने हमें कोई बस नहीं प्रोवाइड करी कि हम लोग एम्बेसी की तरफ से जाएं। तिरंगा लगा हुआ है, ये पहचान थी कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर ऐसी स्थिति, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति बनती है तो मेरे को तो इतनी खुशी थी अंदर से कि ये बस मेरे घर पे वापस आ गया। तो अब बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी। एसडीएम सर भी आए थे घर पर, उन्होंने बड़ा अच्छे से सभी डिटेल ली। देखिए, जब कोई घर में आता है तो उसका स्वागत फूलों से किया जाता है। ये फूल उस मेहमान के लिए होते हैं जो मेहमान घर में आता है। लेकिन जब घर का बेटा एक ऐसी जगह से आए, एक ऐसे मुकाम से आए जहां पर जंग छिड़ी हुई हो, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है दो देशों के बीच, यूक्रेन, रशिया, आपस में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जंग छिड़ने के कारण उनके नागरिकों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक यानी कि जो वहां पर रहते हैं, जो वहां पर अपना जनजीवन व्यस्त करते हैं। एक तरफ दूसरे देशों के नागरिक, हमारे भारत देश के नागरिक, वहाँ पे जो छात्र हैं, वहाँ पर जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और कैसे वो यहाँ पर पहुंचे, इसी पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन से रुड़की तक का सफर कैसा रहा, कितना खौफनाक था, वो जो डरावनी तस्वीरें हमारे बीच थी, उनका मंजर क्या था, उन बारे में जानेंगे। वो किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। इस फिलहाल की क्या स्थिति है यूक्रेन में, सारी बातों को लेकर चर्चा होगी। यूक्रेन से रुड़की तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाशु गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आप अपने घर आ चुके हैं, अपने देश आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सबको मतलब बड़ा दुख में डाल दिया। मतलब मैंने काफ़ी लेट आया मैं ये सब चीज़ें देखकर, और मतलब शांति मिली, इस चीज़ को अलग मोड मिला है। देखिए, लास्ट टाइम जब मेरे सहयोगी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इनके माँ बाप से भी बात की थी, तो उनके मन में दुख था, दुख की घड़ी थी वो कि उनका बेटा घर नहीं लौट पाया है। लेकिन आज वो सुरक्षित, सकुशल उन्होंने वापसी की है। तो सबसे पहला सवाल, कैसे, जब जंग छिड़ी, जब ये शुरुआत हुई, कैसे पता चला आपको? सबसे पहले ये मेन चीज़ हुई थी जब रशिया ने लुगांस और डोनेट्स्क को स्वतंत्रता दिलवाई। तो उसमें हमें सबको पता लग गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है कायदे में। तो उस टाइम पे रशिया ने अपनी आर्मी भी लुगांस और डोनेट्स्क में लगाई थी, ताकि मतलब वो खार्किव पे कब्जा जल्दी कर सके, क्योंकि लुगांस और डोनेट्स्क खार्किव के पास पड़ता है बिल्कुल ही। फिर उसके बाद ये सब देखते हुए कीव, यूक्रेन ने अपना मार्शल लॉ लगा दिया कीव में, क्योंकि कीव वहाँ की राजधानी है, तो वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। ये सब देखते हुए रशिया को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपना रातों रात ही 5 बजे हर जगह, हर मिलिट्री बेस और हर रनवे पे एयर कब्जा नहीं, वहाँ पर अटैक कर दिया मिसाइल से। आप कहाँ पर रह रहे थे उस समय? मैं डनिप्रो में था अपने। ओके, तो वहाँ पर भी कुछ हमले हुए? वहाँ पर सिर्फ मिलिट्री बेस में दो मिसाइल से हमला हुआ था, जो कि हमसे 20-25 किलोमीटर की दूरी पे था हमसे। देखिए, अगर हम यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो वहाँ पर वास करते हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो उनके मन में क्या बीत रही है? फोन पर उनसे बात हो रही है, उनमें वो क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ लोगों के अंदर खौफ थी और कुछ लोगों के अंदर ये था कि हम
अपने देश के लिए लड़ेंगे। वहाँ के जो मतलब वहाँ लोगों ने क्राइम्स किए थे उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम लोग आप लोग जंग में उतरिए और हम आपकी सजाएं माफ़ कर देंगे। जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको भी माफ़ कर दिया गया था और उनको हथियार दिए गए थे ताकि वो लड़ सकें। तो देखिए यूक्रेन इस समय अपने नागरिकों को भी जंग में उतार रहा है। जिनको फांसी की सजा होने वाली थी उनको भी जंग में उतार दिया, उनकी सजा माफ करते हुए। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एम्बेसी ने कितनी मदद की? एम्बेसी का अगर हम बोलें तो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन की थी उस टाइम पे वहाँ से कोई एडवाइजरी नहीं आई कि हमें निकलना चाहिए। सबसे पहले एडवाइजरी यूएस की तरफ से आई। यूएस ने अपने एम्बेसी को ही वापस बुला लिया। इंडियन एम्बेसी ने कोई एडवाइजरी नहीं निकाली, कोई एडवाइजरी नहीं निकाली थी जिसकी वजह से हम लोग निकल सकते थे। यूनिवर्सिटीज सपोर्ट नहीं कर रही थी। यूनिवर्सिटी कह रही थी यहाँ पर सब कुछ सेफ है, सब कुछ सेफ है। और तब भी कही जब स्ट्राइक हो चुकी है तब भी बोला कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है। और धीरे धीरे करके ऐसे खबरें ये भी आई थी कि यूनिवर्सिटीज ये कह रही थी अगर क्लासेस छोड़ी तो उसमें कुछ फीस आपको भरनी पड़ेगी। नहीं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे मैं नाम भी बता देता हूँ, विनेसिया है उसमें, और कीव मेडिकल हो गई, और खारकीव की कुछ यूनिवर्सिटी। तो अब यूनिवर्सिटीज बंद है। बल्कि खारकीव में जो मतलब वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं हरदीप सिंह, उन्होंने ये बात बोल दी थी कि आप फीस भर दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं आपको ऑनलाइन क्लास का वो दे दूंगा, आप लोग निकलिए यहाँ से फीस भर के। तो अब हाल ही की अगर बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस अभी कोई अटेंड भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी टीचर्स का ही कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। अच्छा, खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण रखता है हर किसी के लिए। तो खाने पीने की स्थिति कैसी थी? अगर भारतीय नागरिकों की बात करें तो आपके साथ आपके भी और भारतीय नागरिक दोस्त होंगे, तो खाना पीना आपको मिला? खाना पीना जैसे हम लोग जब यूक्रेन में रहे हम तो हमें खुद ही करना पड़ा और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई थी। एक दिन ये देखा गया है, देखिए कहीं पर भी जंग होती है तो महंगाई जो होती है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि उस समय देश की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। और वही बात देखिए वासु जी हमारे सामने रख रहे हैं कि महंगाई चरम पर पहुंच गई थी। तो उस समय कैसे आपने जीवन को अस्त व्यस्त पूरे तरीके से सब कुछ हो चुका होगा। तो कैसे आपने वहां पर निभाया चीजों को? वहाँ पहले ही दिन में जैसे हमें पता लगा कि एयर स्ट्राइक हुई है, उसी दिन ही हम मतलब 1-2 महीने तक का सामान हम ले आए थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारी सिटी सेंटर में आती है, यहाँ पर फूड सप्लाई रुक सकती है, पानी की सप्लाई रुक सकती है। पानी भी पूरा काफ़ी हद तक महीने भर का हमने एक्यूमुलेट किया, एक ही दिन में हमने इतना काम किया। उस टाइम पे मतलब सारी सुपरमार्केट्स इतना भीड़ थी कि मतलब बाहर तक लाइन, और मतलब वहाँ पर इतनी सुपरमार्केट है कोई भी खाली नहीं बची थी, एक दिन में पूरा एम्प्टी हो गया था। और सबसे बड़ी वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से एक वो जारी कर दिया था उन्होंने नोटिस कि एटीएम से सिर्फ हम वहाँ के 1000 रुपये निकाल सकते हैं, मतलब वहाँ के 1000 ग्रेविन निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हमें काफ़ी बच्चों को शॉर्टेज पड़ी पैसों की, उसमें काफ़ी लोग आगे आए, इस्कॉन से पैसा मिला उन्हें, और इस्कॉन टेम्पल का भी बहुत बड़ा हाथ है सबको खाना प्रोवाइड करने में। देखिए बहुत अच्छी बात है। इस्कॉन हमेशा से ही ऐसी कभी भी मुसीबत आई है तो इस्कॉन के जो पुजारी है, जो संत महंत है, वो पूरे विश्व में है, और प्रभुदा उनका नाम है जिन्होंने इस्कॉन की शुरुआत की थी। और देखिए आज इस्कॉन कहाँ पर है, और यूक्रेन में भी इस्कॉन के जो पुजारी है कृष्ण भगवान की दया से आज लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ के छात्रों की। और खारकीव में तो अभी तक चल रहा है। ओके, इस्कॉन इतनी मदद कर रहा है, देखिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। देखिए लेकिन अब वहीं पर हम बात करें, जब आपने आने की सोची तो एम्बेसी ने कहीं आपको अपने एम्बेसी के अंदर रुके, आप रात गुजारी? एम्बेसी ने कोई व्यवस्था की इसको लेकर? बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन आया कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी सुविधा, आप बस बॉर्डर क्रॉस कर दीजिए, तब लेकिन ये था कि एम्बेसी ने हमें कोई बस नहीं प्रोवाइड करी कि हम लोग एम्बेसी की तरफ से जाएं। कि ये था कि हाँ एक बार, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोलता कि एम्बेसी की ही बसेस जाएंगी आपको छोड़ने के लिए सारी जगह। तो लेकिन यूक्रेन में ऐसा इंडियन एम्बेसी वर्क नहीं कर रही थी, ये सबको प्राइवेट सेक्टर से काम करना पड़ा, और कुछ बच्चे ट्रेन से गए, कुछ बच्चे
अपनी बसेस करके गए। तो हम तो अपनी बसेस से गए थे, क्योंकि ट्रेन में कोई आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा था कि बॉर्डर पार करने से रोका जा रहा है भारतीय बॉर्डर, नागरिकों को। हाँ ये बात सच है, क्योंकि कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी में धक्का मुक्की करते हैं, या फिर ऐसा भी है कि मतलब पैसा चाहते थे कुछ की हरकतों के चक्कर में। तो चलिए, अब ये पूरा माहौल आपके साथ रहा। अब अगर हम बात करें तो क्या ये उत्पीड़न की भी जो बातें आ रही है, क्या भारतीय नागरिकों के, भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन उत्पीड़न कर रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से मतलब मैं बोल कहीं सकूं, छात्र ऐसे आए हैं जो आरोप लगा रहे हैं यूक्रेन पे कि हमारे दोस्तों को जबरदस्ती बंधक बना रहा है यूक्रेन। देखो मैं ये बात खारिज करूँगा, क्योंकि इसमें बंधक नहीं, यूनिवर्सिटीज़ का इसमें ये रोल था कि सबको, अगर फॉरेनर स्टूडेंट्स यहाँ रहेगा तो रशिया पूरे यूक्रेन पे वार नहीं करेगा एकदम से, और इंडियन खास तौर से यहाँ पर रहना चाहिए। तो क्योंकि रशिया और इंडिया बहुत बड़ा एक दूसरे का दोस्त है, और जल्दी से नहीं चाहेगा कि किसी का कोई बंदा मरे। तो इस वजह से रशिया वेट कर रहा था कि भाई हम, इंडिया अगर चला जाता है, इंडिया का हर नागरिक चला जाता है अपने देश, तो मैं अच्छे से कर सकूँगा कुछ। तो चलिए, आप कौन सा बॉर्डर पार कर भारत तक लौटे? हम हंगरी। ओके, तो हंगरी में हमारे मंत्री भी बहुत सारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। अच्छा, चलिए, कोई मंत्री नहीं मिल पाया, लेकिन अब सकुशल वापसी हो चुकी है। और अब आगे का क्या प्लान है? आगे का यही है कि अगर वहाँ से मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे सोच रही है कि बाकी मेरी कुछ टाइम की डिग्री बची थी, बाकी काफ़ी बच्चों को जो वहीं पर करनी थी आपको? हाँ, जो मैं अभी ये जून में मेरा कंप्लीट होने वाला था। ओके, तो अगर स्थिति सही होती है तो वापस जाने के लिए सोच रहे हैं? मन तो है। अच्छा, माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनसे भी बात करना महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या वो अपने बेटे को वापस भेजेंगे या नहीं? तो चलिए बातचीत करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे देख रहा था मोबाइल में, कि आपकी मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है कि तिरंगा लगा हुआ है स्क्रीन पर, तो उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि अगर हमारे फ़ोन्स वगैरह चेक करे जाएँ तो मतलब हम लोग जैसे चेक पोस्ट पे जा रहे थे, जैसे बस में थे हम लोग, कई बार आर्मी आ रही थी, चेकिंग कर रही थी, पुलिस आ रही थी, चेकिंग कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों ने ये बनाया था कि हम बस के आगे इंडियन फ्लैग लगाएंगे। तो हमने सोचा कि मोबाइल्स भी हमारे हाथ में ही रहते हैं, तो मोबाइल्स का अगर वॉलपेपर ही हम तिरंगा से लगा देंगे तो एक यूनिटी सी बन जाएगी। उसमें हम लोगों को देखकर कई सारे फॉरेनर्स ने भी यही चीज़ की, पाकिस्तान के लोगों ने की और गाज़ा के लोगों ने की। तो इस वजह से एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अपने स्क्रीन मोबाइल की? देखिए, तिरंगा लगा हुआ है। ये पहचान थी कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर ऐसी स्थिति, इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति बनती है तो हम दुनिया को दिखा सके, यूक्रेन को दिखा सके कि हम भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए हैं। एक आखिरी सवाल, क्या आपकी सिटी में बम ब्लास्ट करने की, स्ट्राइक करने की कोशिश की गई? कोशिश क्या हुई थी, ये तो मेरे हिसाब से 5 से 6 या 4, मेरे हिसाब से 4। सबसे पहले एक 5 बजे के आसपास जो है विस्फोट हुआ था, शायद बहुत दूरी पे मिलिट्री बेस का विस्फोट था वो। तब हमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि सारे ही बच्चे सो रहे थे लगभग। उसके बाद हमें लगा कि ये भी न्यूज़ फेक है। उसके बाद हमें 2 विस्फोट की आवाज़ आती है बहुत तेज़ से, जो कि हमारे रनवे पे हुए थे। तब जाके पता लगा कि हाँ भाई, एयर स्ट्राइक हो रही है और ये बात सच है कि एयर बॉम्बिंग हुई है। और फिर उसमें बाद में पता चला कि एयर बॉम्बिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं, हमारे हर सिटी में हुई है, और मिलिट्री बेस और रनवे को सेम टाइम पे निशाना बनाया गया। देखिए, अब सवाल यही था कि एक तरफ वासु जी बात करते हैं कि उन्हें वापस जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन अब माँ बाप क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण बन जाता है जानना कि उनका क्या कहना है। अब वो कह रहे हैं कि पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस जाना चाहते हैं। तो माता जी से सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। देखिए, अब वासु जी कह रहे हैं कि पढ़ाई अधूरी है, अगर स्थिति ठीक होती है तो वापस जाना चाहते हैं। देखिए, 10 बार सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब
क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। अगर इसको मतलब यहीं इंडिया में फैसिलिटीज़ मिलती है तो हम नहीं भेजेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं मिलेगी तो इसकी 4 मंथ की पढ़ाई रह गई है तो फिर एक डिग्री लेने के हिसाब से तो जाना ही पड़ेगा, वो वाली बात है। लेकिन अगर अदरवाइज़ यहीं मिलेगी तो हम वो यहीं पे चाहते ही। हैं कि नौकरी वहाँ पर करें। नहीं, नौकरी तो नहीं मेरे को करानी है वहाँ पर, किसी भी हालत में नहीं करानी। चलिए अब देखिए, माँ नहीं चाहती चाहे, क्योंकि हम जब पहले आए थे, हमारे सहयोगी पहले आए थे, तो जब दुख था चेहरे पे, आज खुशी है। अब जब सकुशल वापसी हुई कल, तो क्या कुछ आपके मन में आया? बस यही रहा कि वही मेरा बेटा आ रहा है, क्योंकि कोविड में भी ये नहीं आ पाया था। हाँ, फूलों से स्वागत हुआ। मेरे यहाँ तो ये 3 साल बाद आया है, तो मेरे को तो इतनी खुशी थी अंदर से कि ये बस मेरे घर पे वापस आ गया। देखिए, खुशी के आंसू आंखों में आ गए माता के। तो चलिए बहन से भी बात कर लेते हैं इनकी, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम हमारे सहयोगी ने बात की थी तो बहन भी बहुत दुख में थी और उस समय रो रही थी, लेकिन आज खुश है कि उनका भाई वापस आ गया, उनकी राखी वापस आ गई और फूलों से स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा, कल जब एंट्री हुई, गेट से अंदर आए आपके भाई, तो क्या कुछ मन में आया? बस हम वी ऑल वर इन फुल ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा हम लोग भावुक हो गए थे उस समय, बहुत खुश थे। और ये अचानक से आया, एकदम हम लोग तैयारियों में ही लगे हुए थे, तो एकदम सरप्राइज़ दिया इसने, बहुत अच्छा लगा। और उस समय बस यही फीलिंग आई कि हम जो इस कंट्री में हैं, मतलब वाकई में बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि हम भारत के नागरिक हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स किए हैं, अगर वो ना होते तो बहुत ही मुश्किल था कि बच्चे अपने घर वापस सेफली आ सकते। कुछ एक बच्चे की मृत्यु हुई, उसे जान के हमें बहुत दुख हुआ। मतलब बच्चा वहाँ पढ़ने गया था और क्या उसके पेरेंट्स के पास बचा, उन्होंने एक अच्छे फ्यूचर के तौर पे उसको भेजा कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, बहुत सक्सेस पाए, और क्या हो गया ये। तो हमें बहुत, उस समय तो हम लोग ऐसे थे, हमने लास्ट के 10 डेज ये कैसे काटे हैं हमें पता है। बहुत बहुत दहशत थी हमारे मन, सबके मन में। हम लोग सोए नहीं, मतलब लास्ट 10 डेज हम लोग बिल्कुल नहीं सोए, रात में बिल्कुल सोते ही नहीं थे, मतलब कि हम लोग इससे रात में एक बार बात कर लें। तो अब बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी कि उन्होंने इतना, अगर वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि हमारी इतने अच्छे टर्म्स होते। अगर हम देखें तो जितने भी कंट्रीज से बच्चे आए हैं, बिना वीज़ा के कोई बॉर्डर क्रॉस कदम भी नहीं रख सकता दूसरे देश में, और उन्होंने वो परमिशन दी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इतने मतलब टर्म्स अच्छे रखे हैं हर कंट्री के साथ, जो उन्होंने बच्चों को परमिशन दी बॉर्डर क्रॉस करने की, जो और सारी सुख सुविधाएं उन्हें वहाँ मिली हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, जब वासु जी नहीं लौटे थे तो उस समय उत्तराखंड सरकार के आला अधिकारियों ने क्या आपसे कांटेक्ट बनाए रखा? बिल्कुल कांटेक्ट बनाए रखा। मेरे पापा से बहुत बिल्कुल संपर्क में थे। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था बच्चों का, जिनके पेरेंट्स यूक्रेन में थे, मतलब जिनके बच्चे यूक्रेन में थे, उनके साथ एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें सब लोग अपना इंफॉर्मेशन देते थे। जिनके बच्चे आ रहे थे वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ये है, उनका बच्चा कहाँ है इस वक्त। फ्लाइट लैंड हुई तो उनका फ़ोन भी आया हम लोगों के पास, सुबह 6 बजे फ्लाइट लैंड हो चुकी है, आपका बच्चा आ चुका है, और बाकायदा उससे बात भी कराई हमारी। तो बहुत थैंक यू मोदी जी का, तो बहुत ही थैंक यू। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बाप के बाद, बाप तो घर का मुखिया होता ही है, लेकिन बाप के बाद बेटा ही घर का मुखिया बनता है, वही जिम्मेदारियां संभालता है। और जब हम लोग पहले आए थे तो आज खुशी दिख रही है चेहरे पे, आज मुस्कुराहट है, लेकिन पहले दुख था। अब आपका गौरव वापिस आ चुका है, अब क्या कुछ कहना है? बस आप लोगों का सबका शुक्रिया। इतने पूरे देश की दुआएं थी बच्चों के साथ अपना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी ने बहुत सहयोग किया और बच्चे अपना सकुशल वापस आ गए। चलिए, मैं अभी यही बात कर रहा था कि उत्तराखंड के आला अधिकारियों ने कितनी सहायता आपको दी जब आपका बेटा यहाँ पर नहीं था?
कांटेक्ट बनाए रखा है? हाँ, सभी एसडीएम सर भी आए थे घर पर, उन्होंने बड़ा अच्छे से सभी डिटेल ली। फिर डिपार्टमेंट से भी, सभी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आती रहती थी कि बच्चा कहाँ पर है, इस समय कहाँ पर है। तो सभी ने सहयोग किया है। अब बेटा वापस जाने की बात कर रहा है, अगर स्थिति सही होती है तो आप भेजने वाले हैं या फिर? देखिए, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर जाने की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। डिग्री का कैसे होगा, 3-4 महीने डिग्री के रह गए हैं, तो वो सभी लोग जैसे डिसाइड करेंगे कि वो ऑनलाइन डिग्री देते हैं, क्या करते हैं, तो उस हिसाब से देख लेंगे। चलिए, आज हम वासु जी के परिवार से मिले और यूक्रेन से वापस आना एक बहुत बड़ी बात थी और इन्होंने सरकार का शुक्रिया भी किया। लेकिन अब सवाल यही है, जितने भी भारतीय नागरिक अभी भी यूक्रेन में हैं, अपने घर सकुशल वापसी करें, पूरे तरीके से खुश होकर लौटे और जल्द से जल्द हमारी भारत सरकार सबको लाने की कोशिश कर रही है। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की पूरी टीम यही कहेगी कि सभी लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आप लोगों का भी सबका धन्यवाद। फिर देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।